अब हम डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर 4 टाइप की सेल्स होती हैं। वो हैं म्यूकस सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल, जाइमोजीन और चीफ सेल्स, ठीक है। और एक होती है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स और आर्जेंटाफिन सेल्स। ये जो आर्जेंटाफिन सेल्स हैं इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, पर फिर भी हमें जो एक्स्ट्रा एज पर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर ही आता है। एनसीईआरटी में 3 सेल्स के बारे में लिखा हुआ है, म्यूकस सेल्स, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स, जाइमोजिन और चीफ सेल्स। अब देखो म्यूकस सेल्स तो म्यूकस रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो लुब्रिकेशन होता है वो इफ़ेक्ट में आता है, ताकि जो फूड है उसकी इजी मूवमेंट हो सके। ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करती हैं, ठीक है जी। HCl तो हमें पता है स्टमक में रिलीज़ होता है, जो कि पेप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन करता है। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन का होना ज़रूरी है, और पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए फ्रॉम पेप्सिनोजन HCl का होना ज़रूरी है। और HCl कहाँ से आता है? ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स। और ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स एक तो HCl रिलीज़ करती हैं और उसका दूसरा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करती हैं, ठीक है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और विटामिन B12 क्या करता है? हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ RBCs। जो अपना विटामिन B12 है वो RBC की मैचुरेशन में हेल्प करता है। याद रखना, RBC की प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, क्योंकि RBC का जो प्रोडक्शन है वो तो अपनी बोन मैरो सेल्स करती हैं, साथ ही साथ लीवर और किडनी भी कर सकती हैं, बट प्रायोरिटी पे बोन मैरो सेल्स करती हैं RBC का सिंथेसिस। बट जो मैचुरेशन है RBC की वो हेल्प करता है, विटामिन B12 हेल्प करता है, और उसके लिए हमें कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। थर्ड टाइप की सेल्स हैं जाइमोजिन और चीफ सेल्स। ये क्या करती हैं? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन रिलीज़ करती हैं और लाइपेस रिलीज़ करती हैं। अब पेप्सिनोजन तो हमें पता है HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और प्रोरेनिन क्या है? प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा रेनिन में। और रेनिन क्या करता है? रेनिन इन्फेंट्स में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कैसे करता है? जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर जो स्फिंक्टर का कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। स्फिंक्टर पे ना उनका कंट्रोल नहीं होता इन्फेंट्स का। तो जैसे वो जो कुछ भी खाना पानी, जैसे ज़्यादातर दूध ही पीते हैं, तो जैसे ही दूध पिया वैसे का वैसा निकाल दिया, इसीलिए बच्चा गोद में ही टॉयलेट कर देता है, क्योंकि उन पे जो बच्चे होते हैं उनका स्फिंक्टर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता अपना, ठीक है। तो जो प्रोरेनिन है वो अब इन्फेंट्स के गट जो स्टमक है उसके अंदर HCl रिलीज़ तो होगा नहीं, क्योंकि HCl रिलीज़ होगा तो वो मर जाएगा, है ना। अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। तो ये जो प्रोरेनिन है ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब HCl की एब्सेंस में भी ये अपना इफ़ेक्ट दिखाने लग जाता है। पर पेप्सिनोजन ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए इन्फेंट्स का जो स्टमक होता है उसके अंदर हमें प्रोरेनिन मिलता है, पेप्सिनोजन भी नहीं मिलता। होता है पर वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, क्योंकि उस टाइम पर वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, ठीक है। इन्फेंट्स के अंदर प्रोरेनिन मिलता है। तो प्रोरेनिन क्या करता है? जो दूध लिया है उसका कोएगुलेशन कर देता है। कोएगुलेशन कर देता है मतलब जैसे दूध था उसको कोएगुलेट कर दिया तो वो दही में कन्वर्ट हो गया, तो वो पानी नहीं रहा, वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। यहाँ तो दूध को फाड़ दिया गया और उसको पनीर में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिडिफाई हो रहा है दोनों तरीके से। तो वो अब रुक जाएगा, अब वो फ्लो नहीं होएगा, ठीक है। तो अब डाइजेशन इजी कर पाएंगे हम, ऐसा नहीं कि जैसा आया वैसे का वैसा चला गया, अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो गया। और हमें वैसे पता ही है जो फ्लूइडिटी होती है वो फ्लूइड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेमी फ्लूइड, ठीक है जी। तो प्रोरेनिन का ये काम होता है। और लाइपेस का स्टमक होता है उसमें 1% फैट का डाइजेशन होता है, एंड दैट इवन इमल्सिफाइड फैट, क्योंकि जो फैट का डाइजेशन मेनली होता है वो होता है डुओडेनम में, और फैट का डाइजेशन कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, स्टमक में सिर्फ 1% फैट का डाइजेशन होता है, वो भी जो इमल्सिफाइड फैट है उसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो फूड था अपना उसको हमने स्टमक में ले आए और उसे HCl के साथ मिक्स कर दिया, उसे काइम बोल दिया। अब यही फूड जब हमारे माउथ में था तो ये सलाइवा के साथ मिक्स हुआ था और इसको हमने बोला था बोलस। तो बोलस यहाँ पर आके काइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ माउथ में बोलस था जब ये सलाइवा के साथ मिक्स था,
अब ये आके HCl के साथ मिक्स हो गया तो एक काइम बन जाएगा। अब काइम स्टमक से जैसे जैसे डुओडेनम में आएगा तो इसका जो नेचर होगा वो तो एसिडिक होगा, है ना। काइम का नेचर तो एसिडिक होगा। तो जब वो नीचे आएगा डुओडेनम में पैनक्रियाज जो है वो अपने सिक्रीशन निकालेगा। पैनक्रियाज अपने एंजाइम निकालेगा जिसको हम इंटेस्टाइनल जूसेस कहते हैं। हमने पढ़ा था ना, पान आम लीची ट्राई करो ना, ठीक है जी। तो पैनक्रियाज की एक स्पेशलिटी है, ये हमारी बॉडी का ना बेबी है, ठीक है। पैनक्रियाज जो है ये हमारी बॉडी का बेबी है, ये हमारे बॉडी की बेबी है। और बेबी को क्या पसंद है? बेबी को बेस पसंद है, ठीक है जी। तो पैनक्रियाज जो है ये बेसिक मीडियम में ही काम करेगा। इसके जितने भी एंजाइम्स हैं, पान आम लीची ट्राई करो ना, हमने पीछे देखे थे, अमाइलेस, लाइपेस, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस और न्यूक्लियसिस, वो सबके सब बेसिक मीडियम के अंदर ही एक्टिवेट होते हैं और अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो अभी जो फूड आ रहा है स्टमक से डुओडेनम में वो तो एसिडिक है, पर ये कब रिलीज़ करेगा एंजाइम? जब इसको बेसिक मीडियम मिलेगा। तो बेसिक मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक सेल्स होती है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ये क्या करती हैं? ये जो लीवर है, अभी ये लोब्स हैं लीवर की, ठीक है, ये आगे जाके लीवर से आ रही हैं, ये इनको बोलते हैं हम हिपैटिक डक्ट्स, ठीक है। ये लीवर से जुड़ी हुई हैं। तो जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये लीवर को एक मैसेज भेजेंगी। क्या मैसेज भेजेंगी? ये एक एंजाइम रिलीज़ करेंगी हिपैटोक्रिनिन। हिपैटो मतलब लीवर, क्योंकि लीवर की जितनी भी सेल्स होती हैं ना उनको हम हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। लीवर की सेल्स को हम हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। तो अब यह हिपैटोक्रिनिन लीवर को मैसेज देगी। तो लीवर क्या करेगा? लीवर अपना बाइल सिंथेसाइज करेगा और रिलीज़ करेगा। तो बाइल यहाँ से आएगा हिपैटिक डक्ट से, हिपैटिक डक्ट से आएगा कॉमन हिपैटिक डक्ट में, फिर ये यहाँ आके ये जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ने तो लीवर को मैसेज भेजा था, पर तो यहाँ पे आके स्टोर हो गया, पर ये तो इसको क्या चाहिए? तो डुओडेनम में आए। तो ये जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये CCK एक और एंजाइम्स होता है, CCK की फुल फॉर्म। ये जो एंजाइम्स है ये भी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम सिर्फ एक फील दिलाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी, कि हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है गॉल ब्लैडर को एंजाइम रिलीज़ करता है CCK, ये जाकर स्प्रेड करता है और गॉल ब्लैडर की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो इसका जो बाइल जूस था ये इसके अंदर से बाहर निकल के इधर आ जाएगा। अब ये बाहर इधर आएगा तो डुओडेनम में जो बाइल आ गया। अब बाइल क्या करेगा? बाइल जो इसका एसिड था ना फूड का, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और जब यहाँ का मीडियम एसिडिक से बेसिक की तरफ ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा तब यहाँ पर जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं सिक्रेटिन सेल्स। सिक्रेटिन सेल्स क्या करेंगी? इनडायरेक्टली HCl का प्रोडक्शन रोक देगी। कैसे? डायरेक्टली नहीं रोकेंगी, इनडायरेक्टली रोकेगी। या फिर ऐसा बोला जाए कि जो सिक्रेटिन सेल्स हैं वो इनडायरेक्टली बेस का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। कैसे? ये जो सिक्रेटिन सेल्स है यहाँ पर जो स्टमक के अंदर G सेल्स थी, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स थी, जिनसे HCl रिलीज़ हो रहा था, उनको जाकर रोक देगी, ठीक है। जो स्टिमुलेट हो रही थी वो उनका स्टिमुलेशन रोक देगी और HCl रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से इसने HCl रोक दिया तो यहाँ से तो बेस कंटिन्यूसली आ जा रहा है, तो यहाँ का जो मीडियम होगा वो इफ़ेक्टिवली बेसिक हो जाएगा। तो एक बार AIPMT में सवाल आया था कि कौन सी सेल्स हैं जो इनडायरेक्टली बेस का सिक्रीशन बढ़ाती हैं या फिर HCl का सिक्रीशन रोकती हैं। इनडायरेक्टली जो काम कर रहा है वो सिक्रेटिन कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली ऑक्जेंटिक सेल्स को इनहिबिट नहीं कर रहा अपना फंक्शन करने के लिए। ये पहले गैस्ट्रिन सेल्स को सप्रेस करता है, ये सप्रेस होने की वजह से फर्दर ऑक्जेंटिक सेल्स को सप्रेस कर देती हैं। गैस्ट्रिन सेल्स मतलब वो जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करती हैं, गैस्ट्रिन सेल्स, ठीक है। ब्याह का मीडियम कैसा हो गया? बेसिक। तो जो पैनक्रियाज है अपने सिक्रीशन निकाल देगा, ठीक है जी, जो भी इसके एंजाइम्स थे, ठीक है। और वो निकालने के लिए ये एंटेरो एंडोक्राइन जो सेल्स थी ये इसको CCK2 देगी, CCK
पी मतलब पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम देगी और फिर अपना सिक्रीशन निकालेगा। ये जो था ना हिपैटोक्रिनिन सी के किसी काम की नहीं है, कोई नहीं पूछता। यहाँ पर लाइन लिखी हुई है सिक्रेटिन इनहिबिट्स गैस्ट्रिन रिलीज टू रिड्यूस एसिडिक मीडियम टू स्टिमुलेट पैनक्रियाज। बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, अभी बताया था वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारे गट का। जो डुओडेनम है उसमें कौन कौन से टाइप के ग्लैंड्स अपना सिंथेसिस रिलीज़ करते हैं, अपने सिक्रीशन, और उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो है ये लीवर है। लीवर 2 लोब्स का मिला हुआ है, लेफ़्ट लोब और राइट लोब, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे लोब्यूल्स होते हैं। जैसे ये रहा लीवर, 1-2 लोब्स हैं, हर लोब में कई सारे लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स क्या होते हैं? गोले गोले भरे हुए हैं जो, ठीक है, इन्हें हम लोब्यूल्स बोलते हैं। ये जो लोब्यूल्स है इनकी कवरिंग को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, और उनके अंदर कफर सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी एंटीजन आते हैं हमारे बॉडी में, अगर वो लीवर से पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको मार देगी कफर सेल्स, ठीक है जी। तो वापस आ जाते हैं अपने जो पढ़ रहे थे अभी हम। अब लीवर से 2 लोब्स आई, हिपैटिक डक्ट्स, 2 लोब से 2 हिपैटिक डक्ट्स आई, दोनों कंबाइन होकर क्या बना दिया? कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट के बाद क्या आता है? गॉल ब्लैडर है, इसकी डक्ट आएगी, ठीक है। तो अभी देखो, जो लीवर से डक्ट आ रही थी ना, उससे हमने बोला कॉमन हिपैटिक डक्ट, और जो गॉल ब्लैडर की डक्ट थी, ये जो रेड रंग की जा रही है गॉल ब्लैडर की डक्ट, इसे हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, डक्ट फ्रॉम बाइल, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके बन जाएगी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को कंबाइन करके बनेगी कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये डक्ट ऑफ पैनक्रियास से मिल जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर बना देगी, कंबाइन हो गया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लीवर से आने वाली, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास से आने वाली, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो अब इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, ठीक है, इट इज़ गाइडेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है वो इसके टर्मिनल पोर्शन का जो रिलीज़ है उसे कंट्रोल करेगा। जैसे कोई भी, जैसे इनका सिक्रीशन आया तो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएंगे, ये जो एम्पुला बना हुआ है ना, बल्ज पार्ट, और जब ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी रिलीज़ होगा तभी इसमें सिक्रीशन वापस आएगा डुओडेनम के अंदर, ठीक है जी। तो जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है, इट गाइड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये पढ़ ही चुके हैं। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, द हिपैटिक सेल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। जो हिपैटिक, दो, ये देखो, ये लीवर था, लीवर के अंदर 2 लोब्स थे, लेफ़्ट और राइट हिपैटिक लोब, हर लोब के अंदर ढेर सारे लोब्यूल्स थे, ठीक है जी। अब ये एक लोब्यूल बना दिया हमने, अब एक लोब्यूल के अंदर कई सारे हिपैटिक सेल्स हैं, और हिपैटिक सेल्स एक कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज्ड है। ये कॉर्ड ही जा रही है ना, एक टाइप से कॉर्ड ही बनी हुई है। और कॉर्ड क्या होता है? अगर इसे कॉर्ड से कोरिलेट करना है तो जैसे कॉर्ड क्या होती है? एक तार होती है, तो ये एक तरह से तार की तरह से तो लिपटा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमें अंदर इतना नहीं जाना उसके एनाटॉमी में, ठीक है जी, हमें ऊपर ऊपर से देखना है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हिपैटिक सेल्स इन हिपैटिक लोब्यूल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड की तरह जो अंदर का स्ट्रक्चर है इसको कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है? कवरिंग ऑफ हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है। कफर सेल्स क्या है? फैगोसाइटोसिस करते हैं और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, अब ये पैनक्रियास से रिलेटेड है। पैनक्रियास की जो सेल्स थी उनके अंदर जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे वो कौन कौन से एंजाइम्स थे? पान, आम, लीची ट्राई करो ना, तो ट्राई मतलब ट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, ये कन्वर्ट होगा एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में। जैसे जो पेप्सिनोजन था वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, वैसे ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में, ठीक है। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, ऐसी, ठीक है। वैसे ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिवेट है, ये एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में, जो कि जो प्रोटीन्स थे, ठीक है, उनको लार्जर प्रोटीन्स में, लार्जर पार्टिकल्स में तोड़ेगा पर एकदम बारीक पार्टिकल्स में नहीं तोड़ देगा एकदम से, पहले उन्हें लार्जर पार्टिकल्स में तोड़ेगा। जैसे एक
घर था, हमने घर को तोड़ा, तो पहले उसके ईंटें बनेंगी ना, ईंटें निकलेंगी, पहले ईंटों को निकालेंगे हम घर को तोड़ के, फिर फर्दर उन ईंटों को हथौड़े मार मार के उसकी जो होता है हम रोड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने ईंटें बनाई, ईंटों को फर्दर हम तोड़ के पत्थर में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में। ठीक है जी, तो ट्रिप्सिनोजन था वो कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेस एंजाइम। ठीक है, अब एंटेरोकाइनेस कहाँ से आता है? एंटेरोकाइनेस जो है ये इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट है। ठीक है, ये देखो इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है, सक्कस एंटेरिकस, तो एंटेरोकाइनेस, तो एंटेरोकाइनेस है वो इंटेस्टाइनल जूसेस है, हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एंटेरोकाइनेस हो गया। एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन फर्दर जो पैनक्रियास के जितने भी एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट कर देगा। बस हमें क्या करना है, एंटेरोकाइनेस की हेल्प से ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करना है एक्टिव केमिकल ट्रिप्सिन में। अब बाकी पैनक्रियास के जितने भी एंजाइम्स हैं उन सबको ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा एक्टिव केमिकल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड एंड इट फर्दर एक्टिवेट्स ऑल द अदर एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, तो हम देख भी रहे हैं यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करना है हमने बस एंटेरोकाइनेस की हेल्प से। अगर ट्रिप्सिन बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं और भी जितने भी हैं आगे, ये तो 2 ही लिखे हैं, खैर आगे जितने भी हैं उन सबको एक्टिवेट कर देगा ये। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन का काम क्या है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिनोजन। तो कीमोट्रिप्सिनोजन का काम भी यही है और कार्बोक्सीपेप्टिडेज का काम भी यही है। इसके तो नाम से पता चल रहा है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेप्टिडेज मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन। ठीक है, और ट्रिप्सिनोजन के बारे में हमने अभी बताया दिया कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन का काम एक ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट था। अब अगला पॉइंट देखो लीवर के बारे में, ये अभी हमने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा था, अब आगे आते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ऑर्निथिन साइकिल चलाता है। जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया होता है उसे लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है, और किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से। बट जो फिशेस होती हैं वो अमोनिया को ही रिलीज़ करती हैं। ठीक है, और अमोनियम आयन की फॉर्म में रिलीज़ करती हैं। देखो हमें जो जैसे बहुत जो सा हम जिस फॉर्म में अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है और उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं बॉडी से, अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब जैसे हम किस फॉर्म में करते हैं, यूरिया में, तो यूरिया के लिए पानी चाहिए टॉयलेट के साथ। ठीक है, पानी भी जाता है यूरिया के साथ टॉयलेट की फॉर्म में। अब जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। ठीक है, हम जो हैं ह्यूमंस वो यूरिया रिलीज़ करते हैं, तो हम है यूरियोटैलिक। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे छिपकली हो गई, ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ये यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। और यूरिक एसिड लीस्ट हार्मफुल होता है, लीस्ट पॉइजनस होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए हमें कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी जो पोटी होती है वो सेमी सॉलिड होती है, तो ईजीली रिलीज़ कर देते हैं और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स यूरिया के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, और उसके लिए अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। और जो फिशेस होती हैं वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, अमोनिया हमारे बॉडी के लिए हाई टॉक्सिक होता है। हमने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर्स में ये भी पढ़ा था कि जो बेंट्स कंडीशन राइज हो जाती है, जब जो स्कूबा डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं तो नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन है हमारी फिज़िकल जो हमारी बॉडी है उसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसकी कंडीशन के लिए बहुत हार्मफुल है, तो हम नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अमोनिया है उसके अंदर नाइट्रोजन है, पूरा पक्का पक्का नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ यूरिया में भी है ऑल दो, पर उसके अंदर पक्का पक्का नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये तो हाईली पॉइजनस हो गया, तो इसे रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और फिशेस को क्या है, उनके सराउंड में पानी की कमी है क्या कोई, जितना मर्ज़ी पानी लो यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, तो वो क्या करती हैं, अमोनियम आयन की फॉर्म में अमोनिया को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, और वो अमोनिया को रिलीज़ क्यों कर पा रही हैं, क्योंकि उनके पास पानी की कमी है ही नहीं, और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है।
ठीक है। तो टॉक्सिसिटी लेवल का जो असेंडिंग ऑर्डर है वो है सबसे कम यूरिक एसिड, फिर यूरिया और फिर अमोनिया। जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक है उसको एक्सीड करने के लिए उतना ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है। अब ये आगे लीवर की जो सेल्स हैं ये सब एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और जो हिपैरिन है, हिपैरिन इज़ अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ रहा है, तो कोएगुलेट तो नहीं हो गया ना। जैसे अगर कोई वाउंड आ जाता है, कुछ करंट वगैरह आ जाता है, कोई कट पड़ गया, तो वहाँ पर उसी टाइम प्लेटलेटिक एक्शन की वजह से जो होता है ब्लड रुक जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर की सराउंडिंग में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नहीं है, बाहर की सराउंडिंग में हिपैरिन नहीं है ना। तो वो एंटी कोएगुलेंट नहीं है, तो बाहर जैसे ही आएगा वो कोएगुलेट होने लग जाएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे ही जो हमारा ब्लड होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करके जो हिपैरिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कोई बाउंड आया तो बाहर तो हिपैरिन आया नहीं, बाहर तो हिपैरिन बचा ही नहीं, तो वो कोएगुलेट कर जाएगा और वाउंड हील हो जाएगा। पर जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ब्लड फ्लो कर ही जा रहा है, कहीं पर क्लॉट तो नहीं आ रहा ना, क्लॉटिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जिसको हम बोलते हैं हिपैरिन। ऐसे ही जो ब्लड सकिंग लीच होती है उसके अंदर हीरोडिन होता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, इसीलिए हम ब्लड सकिंग लीच को हीरोडिन एरिया बोलते हैं। ये एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में है, एनिमल किंगडम में। ठीक है। अब बाइल जो है वो दो टाइप के पिगमेंट्स रिलीज़ करते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है। ये पिगमेंट्स कोई ज़्यादा मेन काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते, ऐसे पिगमेंट्स हैं, नाम के हैं, कोई फंक्शन नहीं होता इनका। और बाइल जो है वो साथ के साथ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी रिलीज़ करते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट, विच हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट काम करते हैं। जो इसके पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, वो कुछ काम नहीं करते। अब लीवर क्या करता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन भी करता है, विटामिन को स्टोर भी करता है। कौन कौन से विटामिन को स्टोर करता है, ADE के। वाटर इनसॉल्युबल है, अगर वाटर सॉल्युबल हो गए तो स्टोर ही नहीं हो पाते। ब्लड जैसे जैसे लीवर में जा रहा है तो आ भी रहा है, जैसे हिपैटिक आर्टरी के थ्रू इसके अंदर ब्लड जा रहा है तो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू बाहर भी आ रहा है। ठीक है, हिपैटिक वेन के थ्रू बाहर भी आ रहा है। तो अगर वाटर सॉल्युबल होता तो ब्लड के साथ निकल जाता, पर इसमें क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो ये वाटर इनसॉल्युबल विटामिन हैं, ADE के। ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल आता है क्वेश्चन, ये नहीं लिख लीवर से कहीं दूर दूर तक ले देना नहीं है, पर जैसे क्वेश्चन है उसमें लीवर का दूर दूर तक जिक्र नहीं होगा, सिंपली आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर इनसॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। हमें देखना है कि जो वाटर इनसॉल्युबल है वो है ADE के, बस ADE के याद रख लो। कोई अलग सा दिख गया ना है, समझ लो वही ऑप्शन में, वही ऑप्शन गलत है। समझ रहे हो? अगर जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 तो ADE के हैं, क्वेश्चन तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3 तो ADE के हैं और चौथा अलग है तो उस पर टिका दो। अब अगर 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही ADE के में से है तो उसको टिका दो, बाकी सारे अलग हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये ADE के 4 का ही एक्सेप्शन है। ठीक है जी। अब ये हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं चैप्टर का, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ये हमने पढ़ा था, कौन सी लेयर में होता है, कौन सी लेयर में होता है, सब म्यूकोसल में लेयर में होता है ना, क्योंकि म्यूकोसा थी, ये रही म्यूकोसा, फिर उसके नेक्स्ट सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और फिर बाहर सिरोसा। तो सब जो सब म्यूकोसा थी उसके अंदर ब्लड वेसल्स थे, लिम्फ वेसल्स थे और ब्रूनर ग्लैंड थी, और ब्लड वेसल्स के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होता है, लिम्फ के अंदर लैक्टीज जो फैट होता है उसका एब्जॉर्प्शन रहता है। तो हम अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट देख लेते हैं। लाइपेस है जो, वो उसको डब इमल्सिफिकेशन हो रहा होता है, डाइजेशन ऑफ फैट हो रहा होता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड होता है लाइपेस। ठीक है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरॉल में तीन OH ग्रुप्स होते हैं,
और फैटी एसिड RCOH है, तो RCOOH और OH तो RCOOR, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये एस्टर है। ठीक है, तो जो लाइपेस होता है एस्टर होता है, उसको डिवाइड करेंगे एसिड में और अल्कोहल में। ग्लिसरॉल में 1 2 3 ट्राई, हाँ इसका फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल का प्रोप 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, ये रहता है इसका फॉर्मूला। अब हमने इसको इमल्सिफिकेशन कर दिया फैट का। अब बाइल जो होता है वो क्या करता है, इस टूटे जो ब्रोकन डाउन जो मटेरियल होता है उसके अराउंड एक कवरिंग बना देता है जिसको हम बोलते हैं मिशेल। ठीक है जी, तो बाइल क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अराउंड एक अपना कवर बना देता है। क्योंकि जब हमें म्यूकोसा के थ्रू जाना है तो म्यूकोसा क्या करता है, जो फैट है, ये एक्चुअल में जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है तो फैट ही है ना, तो ये क्या होता है, फैट म्यूकोसा के थ्रू पास नहीं कर सकता। तो जो बाइल होता है इसके अराउंड प्रोटीनेशियस कोट बना देता है, तो म्यूकोसा का लगता है कि ये प्रोटीन ही है, तो ये इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे ही अंदर गया तो अंदर तो पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेशन की वजह से जो इसकी बाइल की लेयर थी प्रोटीन की, ये क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। तो अभी यहाँ पर तो बाइल ने इसको प्रोटेक्शन दे दी थी। अब जब ये म्यूकोसा में गया, ठीक है, तो इसकी जो प्रोटीन की लेयर थी, कॉम्प्लेक्स मिशेल था, वो डीजनरेट हो गया। तो वहाँ पे प्रोटेक्शन कौन देगा, तो वहाँ पर गोल्जी बॉडी इसके अराउंड एक और प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। ठीक है, काइलोमाइक्रोन की लेयर बनने की वजह से इसको फिर से प्रोटेक्शन मिलती है। और ये अभी डिटेरियोरेट तो होगी नहीं, आगे जाएगा, आगे पोर्शन पर डिटेरियोरेट हो जाती है, हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमने टारगेट तक तो पहुँच ही गया, लिम्फ वेसल तक पहुँचना था इसको। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन मतलब मिल्क सिंथेसाइजिंग पीरियड है ना, और मिल्क में क्या होता है, लिपिड होते हैं, फैट होता है, तो इसको उस अकॉर्डिंगली नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको कोटिंग मिल जाती है गोल्जी बॉडी से और ये फर्दर लैक्टिक लिम्फ वेसल्स में जाकर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है डाइजेशन। बस अगला चैप्टर शुरू करेंगे अब, रेस्पिरेशन। बस एक पॉइंट ये देख लो, जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, बिल्कुल सी हम बात कर चुके हैं। सलाइवर या माइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस एट 6.8 pH। अब जो सलाइवर या माइलेज है वो 6.8 pH पे काम करता है, मतलब जो माउथ का pH है वो 6.8 रहता है, और जो स्टमक का pH है वो 1.8 रहता है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट, ये जो डिजिट थी याद रखनी है। और जो स्टार्च होता है वो माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। अब एंटेरोकाइनेस इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, बात कर चुके हैं। इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं उसको हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, एंटेरिकस से नाम आ गया एंटेरोकाइनेस। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन जेजुनम। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स इन जेजुनम। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। विलाई आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड नॉट इन स्टमक बिकॉज फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन इंटेस्टाइन नॉट इन स्टमक। तो हमने बात करी थी ना, डुओडेनम में आकर ही फूड का कम्प्लीट डाइजेशन होता है, स्टमक में ही नहीं होता। तो विलाई इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और स्टमक में प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर डाइजेशन ख़त्म हुआ है वहीं से तो एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, है ना। और जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर रुक गई होती है, RUGAE, और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म।